वंदे मातरम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं के हिंदी विषय से पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। तो इस पाठ में हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे, एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानेंगे जो केवल एक ही वस्तु हमें प्रदान नहीं करता है बल्कि कई प्रकार की चीजें उस पौधे से, उस पेड़ से हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़ हो सकता है? जैसे आम के पेड़ में तो हमें आम का फल मिलता है, बेर के पेड़ में बेर का फल मिलता है, तुलसी के पौधे से हम तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। तो कई पौधों का या फिर पेड़ों का अलग अलग उनका उपयोग है, लेकिन एक ऐसा वृक्ष या फिर एक ऐसा पेड़ जिससे कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए ऐसे एक वृक्ष के बारे में हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में कुछ देख लेते हैं। पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। तो कल्प वृक्ष आप लोग नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूं, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता था जिस पर आप जो चीज की कल्पना करते थे वह वृक्ष आपको वह वस्तु प्रदान कर देता था। ऐसा एक वृक्ष हुआ करता था। ये आज के युग कल्प वृक्ष मतलब पौराणिक जमाने में ऐसा माना जाता था कि कल्प वृक्ष इस प्रकार के चीजें प्रदान करता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो इस पाठ में हम क्या नया सीखेंगे? नए शब्दों के अर्थ एवं प्रयोग हम इस पाठ में सीखेंगे। वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा रहता है, उन्हें हम सीखेंगे। और उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना सीखेंगे। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़ने में केवल हम अभी शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सीख रहे हैं, तो आप लोग भी इसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सीखें। मैं पाठ को पढ़ रहा हूं एवं उसे समझाते भी जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एवं इसे देखकर समझेंगे। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। तो यहाँ के पाठ में कहा जा रहा है कि आओ तुम्हारा परिचय हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में करवाते हैं, एक ऐसे पेड़ के बारे में करवाते हैं जो एक विचित्र प्रकार का वृक्ष है, एक अजीब वृक्ष है, आश्चर्यचकित करने वाला वृक्ष है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष या फिर इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिउरा कहते हैं। तो यहाँ पे इस वृक्ष के बारे में कुछ बताया गया है। तो यह कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है जिसके पहाड़ी इलाकों में यह वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है? घी गुड़ और शहद प्राप्त होता है। शहद मतलब जिसे मधुरस भी कहा जाता है। घी आप जानते हैं किससे मिलता है हमें घी? सामान्यतः यह हमें गाय भैंस के दूध से घी प्राप्त होता है। और गुड़ आप जानते हैं गन्ने से मिलता है। शहद मधुमक्खियों के छत्ते से हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यह एक वृक्ष हमें ये सभी चीजें स्वयं अकेले प्रदान करता है। तो इस वृक्ष से और क्या चीजें मिलती हैं? इसके अलावा यह वृक्ष फल
औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब इस फल से हमें, इस वृक्ष से हमें उसके फल भी मिलते हैं जिस फल को हम खा सकते हैं और स्वादिष्ट भी रहता है। औषधि, औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ, तो औषधि भी हमें इससे प्राप्त होती हैं। जानवरों के लिए चारा, इसके हम बीजों को या फिर पत्तों को, फूलों को जानवरों को खिला सकते हैं जिससे उनके लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। इस पेड़ से घी की तरह का एक तैलीय पदार्थ निकलता है। इस पेड़ से घी की तरह का एक तैलीय पदार्थ, मतलब ऑयली, तेल जैसा एक लिक्विड पदार्थ निकलता है। इसलिए अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज ने तो इसे इतना भी कह दिया था कि यह इंडियन बटर ट्री है। बटर मतलब क्या होता है, घी बोला जाता है। इंडियन बटर ट्री मतलब भारतीय बटर ट्री रखा था, घी वाला वृक्ष, इसे इसका नाम रख दिया था। वहाँ के स्थानीय लोग, कहाँ के स्थानीय लोग, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के स्थानीय लोग इसे चिउरा के नाम से जानते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह अमूल्य वृक्ष कहाँ पाया जाता है, कुमायूं और पिथौरागढ़ नामक जगह है, वहां पे पाया जाता है। भारत नेपाल की जो सीमा लगती है, दोनों का बॉर्डर रहता है, वहां पे नदी किनारे 3000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पाया जाता है। अब वहां उसे ज्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाला 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ व शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। अब वहां उसे, पहले जमाने में यह कहाँ होता था, जंगलों में या फिर अपने आप कुछ पौधे उगते थे, पेड़ बन जाते थे, तो उनसे इसका लाभ लिया करते थे वहां के लोग। लेकिन जब इसके फायदों का उन्हें पता चला, तब वहां के लोगों ने इस वृक्ष को अधिक मात्रा में उगाने का प्रयास किया और अपने घरों में या फिर अपने खेतों में बहुत सारे इसके वृक्ष लगाए। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे आप लोग सेब का पेड़ लगाएंगे तो सेब उसमें फलेगा, अच्छे से नहीं फलेगा। सेब कहाँ से आता है, ठंडे इलाकों में सेब की खेती होती है। या फिर अंगूर भी हम अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में हम उगाएं तो अंगूर की खेती भी यहाँ हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जलवायु जहाँ की कहाँ गर्म जलवायु होती है, कहीं ठंडा वातावरण होता है, तो उसके आधार पर भी वृक्ष अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। तो यह वृक्ष भी वहां की जलवायु में ही पनपता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। जिनके पास वहां 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, वे साल भर बाजार से कोई घी नहीं खरीदते, वे इसी के घी का उपयोग साल भर करते हैं। 3-4 वृक्ष जिनके पास हो गया, साल भर के लिए उनके पास घी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। वे इससे गुड़ व शुद्ध शहद भी प्राप्त करते हैं। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे, बरगद का पेड़ होता है, आम के पेड़ होते हैं, उसी प्रकार से यह वृक्ष भी छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। मतलब यह वृक्ष कब फलता फूलता है, जैसे आम कब फलता है, गर्मी के मौसम में, उसी प्रकार से यह वृक्ष अक्टूबर से जनवरी के बीच में अपने फल और फूल प्रदान करता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। कब पकते हैं, इस साल के अक्टूबर से जनवरी तक जब अगर इसमें फल और फूल लगेंगे, तो अगले वर्ष के जुलाई अगस्त में इसके फल पकते हैं। लगभग इसके फलों को पकने के लिए 1 साल का समय लगता है। पके हुए फल पीले रंग
लिए हुए खाने में काफी स्वादिष्ट और मीठे तथा सुगंधित होते हैं। इसके फल कैसे होते हैं? काफी स्वादिष्ट होते हैं और मीठे होते हैं तथा सुगंधित भी होते हैं। सुगंधित मतलब अच्छे महक वाले, अच्छी सुगंध वाले और मीठे भी होते हैं और उसे खाने में हमें बहुत मजा आता है। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। जब चिवड़ा के वृक्ष में उसके फल पकने लगते हैं तो उस वृक्ष से एक प्रकार की अच्छी सुगंध आने लगती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि उस वृक्ष के फल पकने लगे हैं। तो गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। गांव के लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं, एक भी बीज उसका नहीं फेंकते हैं। तो बीज से क्या बनता है उसको आगे जानेंगे। और जब लोगों को लगता है कि इतने फल हम कहाँ से खाएंगे और इसका बीज कैसे इकट्ठा करेंगे, तब वे क्या करते हैं? अधिक फल होने की स्थिति में वे बीजों को इकट्ठा करने के लिए बंदरों और लंगूरों को अपने पेड़ों के फल खाने देते हैं। और बंदर और लंगूर उन पेड़ों के फल को खाकर क्या करते हैं? उन पेड़ों के फल को खाते हैं और बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीन कर इकट्ठा कर लेते हैं। और एक वर्ष में 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाता है। किसको मिल जाता है? किसान को मिल जाता है। जिसके पौधे रहते हैं, जिसके वृक्ष रहते हैं, उसे एक वर्ष में 1.5 क्विंटल मतलब 150 किलो लगभग बीज प्राप्त होता है। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूरी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं, जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता है। तो वहां के लोग क्या करते हैं? वहां के स्थानीय लोग जिनके पास ये वृक्ष होते हैं, वे इन बीजों के छिलके निकालकर, इनके बीजों के छिलकों को निकाल लेते हैं और जो अंदर का भाग रहता है, बीजों के अंदर का भाग, उसको धूप में सुखाते हैं या फिर हल्की आंच पर, मतलब अगर आग में सुखाना होता है तो आग को थोड़ी थोड़ी आग में इसे बर्तन में रखकर सुखा लेते हैं। उसके बाद इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद अब क्या करते हैं? पानी में उबाल लिया जाता है। पीस लेते हैं, उसके बाद पानी में इसके बीजों को उबालते हैं। बीजों के अंदर वाला भाग जो रहता है उसे पानी में उबाल लिया जाता है। अब कुछ देर जब इसे उबाल लेते हैं पानी में, तब उसके पानी के ऊपर में घी, मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ तैरने लगता है। आप लोग पानी में देखे होंगे, जब हम साबुन लगाते हैं तब पानी में अगर साबुन को डाला जाए उसके झाग को, तो वह ऊपर में आने लगता है। दूध को जब हम उबालते हैं तो दूध के ऊपर में भी कुछ झाग ऊपर में आते हैं। तो उसी प्रकार से जब इसके बीजों के अंदर वाले भाग को पीसकर पानी में उबाला जाता है, तब उसके ऊपर भी घी, मक्खन की तरह का एक खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु, चीज, ठीक है। तो ऐसा खाने वाला पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। अब उस पदार्थ को क्या करते हैं? उसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। किससे अलग कर लिया जाता है? पानी से अलग कर लिया जाता है। अब चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है। वनस्पति घी मतलब
जो आप लोग डालडा या फिर रुचि के नाम से खरीदते हैं, जिससे कुछ पकवान बनाए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे कि सूखा सूखा होता है लेकिन जिसे घी बोलते हैं, डालडा के नाम से अधिकतर प्रचलित है, उसे ही वनस्पति घी कहते हैं। तो उसी के जैसे यह दिखता है। और साधारण तापमान मतलब हम आप जैसे रहते हैं, यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं और ज्यादा ठंड नहीं, तो ऐसी स्थिति में यह ठोस होता है। ठोस मतलब यह तेल जैसे पानी नहीं होता है, सूखा हुआ होता है, जैसे नारियल के तेल या फिर डालडा घी वगैरह जैसे सूखे होते हैं, उसी तरह से यह भी सूखा हुआ ठोस होता है। कब? सामान्य तापमान में ठोस होता है। आग पर सेंका जाए या फिर धूप में रखा जाए तो यह भी तेल की तरह पानी मतलब लिक्विड हो जाता है। वहां के लोग इसी घी में पूरी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित रहते हैं। हानि रहित मतलब इस जो घी रहती है उससे कुछ भी पकवान बनाते हैं या फिर कोई खाने का वस्तु बनाते हैं तो उसमें हमें नुकसान नहीं होता है। कई प्रकार के तेल रहते हैं जिनसे हम अगर कुछ पकाएंगे तो उससे हमें नुकसान होगा। अब आप ही लोग बताइए, अगर हम मिट्टी के तेल में पकाएंगे कोई खाना तो उसे हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो उसी प्रकार से इसमें कोई मिट्टी के तेल में अगर पकाएंगे तो वो हानिकारक होगा, लेकिन इससे जो भी प्राप्त होता है वह जैसे बाकी तेल खाने योग्य होते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक खाने योग्य तेल या फिर घी के समान होता है, जिससे हम अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बना सकते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता रहता है। तो गाय भैंस का घी जैसे रहता है उसी के समान यह भी रहता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम भी आता है। जहाँ बिजली नहीं होती है या फिर आपके घरों में भी अगर बिजली कभी चली जाती होगी तो पुराने जमाने में मिट्टी के तेल के दिए जलाया करते थे, या फिर मिट्टी के तेल से अन्य कुछ भी चीजें जलाने का कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब वहाँ मिट्टी का तेल का अभाव होता है, वहाँ नहीं रहता है, तो इस घी से भी जलाने का काम किया जा सकता है, दीपक जला सकते हैं। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। इसे जलाने पर धुआं नहीं आती है। जैसे मोमबत्ती में धुआं नहीं आती है, उसी प्रकार से इसमें भी धुआं नहीं आती है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। तो जाड़ों में मतलब ठंड के मौसम में जब लोगों के हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं, आप लोग के भी मतलब होंठ फटने लगते हैं, तो आप लोग क्या लगाते हैं? वैसलीन लगाते हैं या फिर ब्लू चिप, जो भी आप लोग को मिलता है, बोरोप्लस लगाते हैं ठंड के मौसम में। लेकिन वहां के लोग क्या करते हैं? इसी के घी को जब ठंड के मौसम में होंठ या फिर हाथ पैर फटने लगते हैं तो उसमें इसी के घी को लगाते हैं, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या फिर गठियावात का जो रोग रहता है उसमें भी इसके घी का उपयोग किया जाता है। तो गठियावात क्या होता है? हाथ पैर में लोगों के दर्द होता है, इस प्रकार का एक रोग होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो इसे गठियावात कहते हैं। तो जो इसके घी का उपयोग इस रोग से भी आराम दिलाने के लिए किया जाता है। तो यह एक दवाई के रूप में भी उपयोग में आने लगा। तो यह चिवड़ा का जो घी रहता है वह एक अचूक दवा का काम भी करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। घी को गर्म कर लेते हैं तो तेल के समान हो जाता है, तब इसी से लोग मालिश करते हैं जो आरामदायक होता है। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? एक प्रकार का महत्वपूर्ण रसायन पाया जाता है, मतलब एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पामेटिक अम्ल कहते हैं। तो यह पामेटिक अम्ल जो रसायन है वह क्या काम आता है?
औषधियों मतलब दवाइयों के निर्माण में काम आता है, या फिर सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। सौंदर्यवर्धक रसायन क्या है, आप लोग जानते होंगे, फेयर एंड लवली मिलता है और कई प्रकार के इस प्रकार के क्रीम जो मिलते हैं उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है मतलब इसमें फूल आ जाते हैं। अक्टूबर कब आते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। अक्टूबर नवंबर के महीनों में इसके वृक्षों में जब फूल आ जाते हैं, पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो वहां के क्षेत्र में जब इस पेड़ पर फूल आते हैं, फूल कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं इसके फूल। तो मधुमक्खियों को ये फूल बहुत लुभाते हैं, तो मधुमक्खियां इसके पास आती हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहां चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। तो शहद कैसे मिलता है, जहां चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं वहां शुद्ध और सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। कैसे उपलब्ध होता है, इसके फूल से मधुमक्खियां इसके पास आती हैं और मधुमक्खियों से ही शहद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आगे कहा जा रहा है कि यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, अगर मधुमक्खियां इसके पास रहेंगी तो फूलों से वह रसपान करके फूलों के रसों को शहद के रूप में बदलने में अच्छा काम करेंगी। मधुमक्खियों के छत्तों से ही हमें शहद प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियां इन पेड़ों के जो फूल रहेंगे उनसे रसपान करेंगी एवं अपने छत्ते में जाकर शहद का निर्माण करेंगी, जिससे हमें अत्यधिक शहद प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे ही इसको नहीं किया जा सकता, इसके लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो या फिर हमें शहद की प्राप्ति अच्छे से हो। अब आगे थोड़ा सा बाकी है, उसे देख लेते हैं। जब ये चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, अर्थात जब इन वृक्षों में फूल आते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों के रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब वहां फूल लगते हैं इस वृक्ष में तो वहां के स्थानीय लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और सावधानी से मतलब अच्छे से ध्यान रखकर डालियों को हिलाते हैं, जिससे फूलों के रस बर्तन में गिरने लगते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। तो गुड़ किससे मिलता है, इसके फलों से नहीं मिलता, इसके फूलों से हमें गुड़ की प्राप्ति होती है। फूलों के अंदर में कुछ रस होते हैं जिन्हें ये डालियों को हिलाकर उनसे नीचे गिरा लेते हैं और बर्तनों में उसे रख लेते हैं। ठीक है, तो अब उन बर्तनों में प्राप्त फूलों के रस को उबाल कर व छान कर इससे गुड़ प्राप्त करते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। कहा जा रहा है कि यह गुड़ भी उसी समान होता है जैसे गन्ने से प्राप्त गुड़ होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। मतलब इसे दवाइयों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसके फूलों के रस को। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चिउरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। मतलब यह गुड़ हमें अपने इलाके में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह गुड़ उसी इलाके में प्राप्त किया जाता है पेड़ों से, और अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होने के कारण उसी इलाके में यह गुड़
समाप्त हो जाता है, वहीं के लोग इसे खाकर खत्म कर देते हैं। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। अगर तुम चाहो तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जाकर इस प्रकार के गुड़ का लुत्फ उठा सकते हो। मतलब वहां जाकर इस प्रकार के गुड़ हम किसी से मांगेंगे, अगर वे दे तो इस प्रकार के गुड़ या फिर घी या फिर शहद को हम खा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को इस पेड़ पर रिसर्च करनी चाहिए और इस पेड़ को सभी क्षेत्रों में उगने लायक बनाना चाहिए, जिससे यह पेड़ सभी क्षेत्रों में उग जाए और इससे अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त किया जा सके। आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें देख लेते हैं। परिचय, परिचय मतलब होता है जानकारी या पहचान। जैसे आप किसी के सामने जाते हैं, अगर सामने वाला आपको नहीं पहचानता है तो आप लोग अपना नाम, पिता का नाम, पता वगैरह वगैरह जो बताते हैं उसी को परिचय कहा जाता है। ठीक है। आप लोग के कक्षा में भी जब आप नए एडमिशन लेते हैं तब आप किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ टीचर के सामने भी आपको अपना परिचय देना पड़ता है और टीचर भी आके आपको अपना परिचय देते हैं। विचित्र, विचित्र मतलब होता है अद्भुत, अनोखा या फिर अलग ही प्रकार का, कुछ आश्चर्यचकित करने वाला जो रहता है उसे विचित्र कहा जाता है। इलाकों, इलाकों मतलब क्षेत्रों। औषधि, औषधि के यहाँ पे नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे औषधि मतलब दवाई। ठीक है। उपलब्ध, उपलब्ध मतलब प्राप्त। ज्यादातर, ज्यादातर का अर्थ होता है अधिकतर, तादाद, संख्या या मात्रा। प्रयास, प्रयास का अर्थ यहाँ पे लिख लेंगे कोशिश। ठीक है। प्रयास का अर्थ हो जाएगा कोशिश। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ हो जाएगा ज्यादा स्वाद वाला, अधिक जो स्वाद हमें प्रदान करता है उसे स्वादिष्ट कहा जाता है। सुगंधित, सुगंधित मतलब खुशबू वाला, अच्छी महक वाला, उसे सुगंधित कहते हैं। वातावरण, वातावरण मतलब आसपास की स्थिति। सुगमता, सरलता से। बाकायदा मतलब नियम के अनुसार। तकनीक, युक्ति या उपाय। अनोखा, अनोखा मतलब यहाँ पे अनोखा का मीनिंग आप लोग लिख लेंगे, अद्वितीय भी लिख सकते हैं या फिर अनूठा, अनन्य, निराला, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनमें से अद्वितीय लिख लीजिएगा। उत्पादन, पैदावार। सौंदर्यवर्धक, सुंदरता को बढ़ाने वाला। तैलीय मतलब तेल युक्त। पुष्पित मतलब खिले हुए फूल सहित। लुत्फ मतलब आनंद। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य नहीं या फिर अनमोल। यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं, जायकेदार, निराला, दवाई, कोशिश। यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे भरना था तो मैंने अलग शब्द भी बताए हैं, लेकिन इनमें से अगर हम भरना चाहें तो क्या होगा। निराला को अगर हम भरें तो यहाँ पे अनोखा के पास हो जाएगा निराला। जायकेदार, जायकेदार को अगर हम भरें तो स्वादिष्ट में आ जाएगा जायकेदार। दवाई मतलब औषधि और कोशिश मतलब प्रयास। तो इन्हें आप पूर्ण कर लेंगे तथा अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देवें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे।